बच्चों, चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। सो स्टूडेंट्स, एसिड से शुरू करते हैं। दीज आर द सब्सटेंस विच हैव 4 सोर टेस्टेज, अर्थात एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट खट्टा होता है। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो ये इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट। टेस्ट कैसा होता है? श्योर होता है, अर्थात खट्टा होता है। और ये ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। याद रखना, ब्लू को रेड करते हैं एसिड। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और थर्ड इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये कोई भी सॉल्यूशंस हो उसमें H+ आयंस जनरेट करते हैं। याद रखिएगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। H+ आयंस जो हैं वो इम्पार्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि एसिड्स जो है वो लैटिन वर्ड एसिडस से आया है, जिसका मतलब होता है श्योर, अर्थात खट्टा होता है। नेक्स्ट कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपके HCl, H2SO4, HNO3 ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। और जो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ऑक्जेलिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है जो टमाटर वगैरह में पाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। याद रखना, वीक एसिड आपको जो टमाटर में देखने को मिलता है, तो ये सारे जो हैं वीक एसिड होते हैं। और आगे बात करते हैं कंसनट्रेटेड एसिड की। अर्थात कंसनट्रेटेड एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिसमें एसिड की अमाउंट तो ज़्यादा होती है और वाटर की अमाउंट कम होती है, जबकि डाइल्यूट एसिड में वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है और जो हमारे एसिड्स होता है उसकी अमाउंट कम होती है। अब बात कर लेते हैं बेसिक्स क्या होते हैं। तो बेसिक्स जो होते हैं इस तरह के सबस्टेंस होते हैं जिनका टेस्ट एक्चुअल में कड़वा होता है, बिटर टाइप का होता है, राइट। एंड सोपी होते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल टच करने पर सॉफ्ट आपको महसूस करते हैं। और ये रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैं फिर बोल रहा हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जो बेस होते हैं, बेस जितने भी बेस होते हैं वो एक्चुअल में OH- आयन सॉल्यूशन में आपको देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं जैसे NaOH, KOH एंड CaOH की होल ट्वाइस, अर्थात कैल्शियम जो आपका हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं वीक बेसिस की। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है NH4OH, ये हमारा वीक होता है। एल्कलीज क्या होता है? एल्कलाइज जो होते हैं उन बेसिस को कहते हैं जो एक्चुअल में वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं या वाटर में सोल्यूबल होते हैं। इम्पोर्टेंट है, एल्कलीज किन्हें कहते हैं? जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जितने भी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलते हैं बेसिस में सभी एल्कलीज कहलाते हैं। तो NaOH, KOH एंड CaOH की होल ट्वाइस। अब बात करते हैं साल्ट क्या होता है। देखिए, साल्ट एक मिक्सचर होता है जो किस किस का मिक्सचर होता है? एसिड और बेस से मिलकर बनता होता है। तो याद रखिएगा, एसिड प्लस बेस जनरेट साल्ट। लिख देते हैं, आपका एसिड और जब बेस आपस में मिलते हैं तो बनता है बेटा साल्ट। आपका साल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल के लिए साल्ट कौन कौन से, जैसे NaCl, KCl, ये हमारे साल्ट हो गए। फिर बात करते हैं इंडिकेटर की। इंडिकेटर देखिए सबस्टांस होते हैं एक तरह के जो एक्चुअल में आपको बताते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन में किस प्रकार का फिनोमिना हुआ है, अर्थात कलर चेंज हुआ है, स्मेल में डिफरेंट टाइप की स्मेल होती है डिफरेंट सबस्टांस से, तो ये इंडिकेटर होते हैं हमारे। तो डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर होते हैं, आपको देखने को मिलेगा। नेचुरली 3 टाइप के इंडिकेटर होते हैं: नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेसिस इंडिकेटर एंड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर जो वैसे नेचर में प्लांट्स पाए जाते हैं, आपको सिंपल से आप घरों में बता देते हैं, जैसे तुलसी का पेड़ हुआ आपका, और भी अदर, ठीक है, ये नेचुरल होते हैं। जैसे लिटमस हुआ, रेड कार्पेट लीव्स, एक्सट्रैक्ट फ्लोवर, ये हमारे सारे नेचुरल होते हैं। जबकि सिंथेसिस जो बनाए जा सकते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल सबस्टांसेस होते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज हुआ या फिनिक्सलाइन हुआ। और ऑल फैक्टरीज इंडिकेटर जो होते हैं, ये वे सबस्टांस होते हैं जो ऑर्डर इन द एसिड एंड बेसिस में होते हैं, डिफरेंट ऑर्डर में होते हैं, राइट। तो रिमेंबर दैट। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिकेटर्स के। नेचुरल इंडिकेटर्स, उनके कलर किस प्रकार के होते हैं। तो अब बात करें लिटमस की, तो लिटमस एक इंडिकेटर है ऑब्वियस एसिड
में भी आपने देखा था, जो ब्लू को रेड करता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करें रेड का बेस की, जो कि एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाने पर अपना जो कलर होता है उसका रेड बनता है, और अगर उसको बेसिक सॉल्यूशन में मिलाए तो वो ग्रीन हो जाता है। और अगर फ्लोवर वाले की बात करें तो ये जो एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाने पर कलर जो देता है ब्लू देता है, और ये पिंक देता है। तो आप ये सब केमिस्ट्री लैब में भी इजीली देख सकते हो। सिंथेसिस आप वीडियो को पॉज कीजिए और इनको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इनमें से एक क्वेश्चंस जो है वो आपको 100% देखने को मिल जाएगा। तो 1 क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस की। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम चेकआउट करते हैं कि जब एसिड को वाटर के साथ मिलाते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स एसिड को किस किस के साथ रिएक्शन करते हैं। पहला एसिड प्लस वाटर, फिर एसिड की रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ, फिर मेटल ऑक्साइड के साथ, फिर मेटल कोई भी आपका मेटल कार्बोनेट हो सकता है, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो सकता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट। तो इन सब के साथ एसिड और बेस सबकी रिएक्शन कराते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ इसमें अचीव होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रिएक्शन ऑन मेटल विद एसिड और बेस। एक साइड में आपको एसिड देखने को मिलेगा, एक साइड में बेस। तो एसिड प्लस मेटल जब भी कभी मिलते हैं, एसिड प्लस मेटल, तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। रिमेंबर दैट मेटल जब भी कभी एसिड के साथ मिलेगा तो कौन निकलेगा बेटा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। देखिएगा इस पूरे चैप्टर में जब भी एसिड के साथ कोई मेटल मिलेगा तो मेटल जो होगा वो बेस की तरह बिहेव करेगा। अर्थात एसिड के साथ यदि जो भी दूसरा कंपाउंड मिलने वाला है वो बिहेव करता है लाइक ए बेस, रिमेंबर ऑलवेज। और जो उनका प्रोडक्ट निकलेगा हमेशा एक साल्ट बनेगा। और साल्ट के साथ अदर कौन निकलेगा ये आपको ध्यान रखना है। अगर प्योर मेटल आप डाल रहे हो तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगा। एग्जाम्पल के लिए आप नीचे देख सकते हो HCl जो कि एक एसिड है, उसमें से जब जिंक मेटल मिलाते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। और जबकि बेस के साथ यदि मेटल को रिएक्ट करते हो आप तो अब यहाँ पर जो मेटल होगा अब वो एसिड की तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। और यहाँ पर जो मेटल होगा वो बेस की तरह बिहेव करेगा, रिमेंबर दैट। ओके तो यहाँ पे साल्ट तो बनेगा ही, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी निकलता है। तो इट मीन्स मेटल कभी भी चाहे एसिड के साथ रिएक्ट करे या बेस के साथ रिएक्ट करे, ऑलवेज हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। एग्जांपल में आप देख सकते हो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप जिंक के साथ रिएक्ट कराते हो तो यहाँ पे सोडियम जिंको ऑक्साइड बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, जिसे हम सोडियम जिंकेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ। जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है एसिड और बेस, ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब भी कभी रिएक्ट करेगा तो साल्ट तो बने ही बनेगा। अभी याद रखिएगा जब एसिड के साथ आप रिएक्ट करा रहे हो तो ये जो पूरा कंपोनेंट है ये बेस की तरह बिहेव करेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, बेस की तरह। और जब बेस में इसका आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, एसिड की तरह बिहेव करेगा। बट अच्छी बात यह होती है कि ये जो कार्बोनेट्स कंपोनेंट होते हैं ये कोई रिएक्शन ही नहीं करते, नो रिएक्शन एग्जिस्ट विद बेस। बट हियर आप देखोगे कि एसिड का जो है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, चेकआउट करते हैं। जैसे HCl सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, अर्थात हाइड्रोजन क्लोराइड जो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट प्रोड्यूस होता है NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यदि HCl सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तब भी NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरा देख लेते हैं, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, और इसे हम लाइम वाटर या टर्न मिल्की के नाम से जानते हैं, अर्थात वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है, वाइट कलर का। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ओके जब CO2 से पास कराया जाता है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है स्टूडेंट्स, जब इसको CO2 से पास कराया जाता है प्लस हाइड्रोजन गैस में
तो ये आपका मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है, यहाँ पे जितना भी वो वाइट कलर होता है वो गायब हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। यदि आपस में ही ये रिएक्ट करें हमेशा, तो याद रखिएगा जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट तो बनाएगा ही बनाएगा, प्लस अब वाटर निकाल देगा। ठीक है, ऑलवेज प्रोड्यूस वाटर। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपसे पूछा जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस में होती है, एसिड एसिड में होती है, एसिड बेस में होती है, बेस बेस में होती है। तो एसिड और बेस में जो रिएक्शन होती है उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा, रिमेंबर दैट। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे NaCl की NaOH की HCl से। तो आपको पता होना चाहिए ये भी हमारा, ये एसिड होता है और ये बेस होता है। ये बेस है बेटा और ये एसिड है। जब रिएक्ट करेंगे तो NaCl जो कि एक साल्ट होता है बनेगा, प्लस वाटर निकल जाएगा। अब कुछ और इम्पोर्टेंट इक्वेशंस, जब स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, देखिए जो भी स्ट्रॉन्ग होगा रिएक्शन, जो साल्ट बनेगा वो उसी की प्रॉपर्टी रखेगा जो स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे जो साल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा, फिर तो प्लस वाटर निकल जाएगा। अगर वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, अब जो साल्ट बनेगा वो बेस किस जैसा होगा, क्योंकि साल्ट जो इसमें बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, तो वाटर तो निकलेगा ही हमेशा। नेक्स्ट, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो न्यूट्रल, ये याद रखना बेटा, ये बाद के दो जो हैं न्यूट्रल बनते हैं यदि दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं या दोनों वीक होते हैं। और ये याद इसलिए रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी के जैसा आपका साल्ट बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। अगर एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। मान लीजिए मेटल ऑक्साइड आपके बहुत सारे होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारे जैसे ही रिएक्ट करते हैं विद बेसिक ऑक्साइड, ये सारे कभी कैसे होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं। क्योंकि देखिए बेसिक ही एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, जब भी कभी एसिड लिखेंगे और प्लस उसके साथ जो भी आएगा वो हमेशा बेसिक ही होगा, वो बेसिक होगा, चाहे वो मेटल ऑक्साइड हो, मेटल कार्बोनेट हो, या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट हो, या वाटर, जो भी A to Z आप मिलाएंगे वे सब बेसिक की तरह बिहेव करेंगे। तो एक दो रिएक्शन देख चेकआउट कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हाइड्रोक्लोरिक के साथ आप मिक्स करते हो तो यहाँ पर आपको कैल्शियम क्लोराइड मिलता है प्लस वाटर मिलता है। ठीक है, तो रिएक्शन लिखी हुई है, मेटल ऑक्साइड को जब आप एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो साल्ट मिलता है प्लस वाटर निकलता है। नेक्स्ट आगे बहुत सारे इक्वेशंस आपको देखने को मिलेंगे। ये अब आपका, यदि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ हो विद बेस, अभी तो एसिड के साथ कर रहे थे, अब बेस के साथ करते हैं। तो देखिए अगर बेस के साथ कर रहे हैं तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा वो एसिड की तरह बिहेव करेगा बेटा, क्योंकि अब आप बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो बेस एसिड के साथ ही रिएक्ट करता है, तो इसका मतलब जितने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे उनमें एसिड की तरह बिहेव करेंगे। तो लिखा भी हुआ है बेटा, जो उनकी नेचर रहेगी अब वो कैसी रहने वाली है, एसिडिक नेचर रहने वाली है। तो एक यहाँ पे आपको इक्वेशन के थ्रू भी समझाया गया है। देखिए ये जो आप टेबल देख रहे हो बेटा कि रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ बेस, ये सभी का जितना अभी तक हमने पढ़ा है वो सभी का रिजल्ट आ जाता है। तो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जैसे मेटल हाइड्रोकार्बोनेट की रिएक्शन कराना, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कराना। ठीक है, दूसरा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है कि क्या कौन रिएक्ट नहीं करता। ये जो दो होते हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, ये रिएक्ट ही नहीं करते बेस के साथ स्टूडेंट्स, जबकि बेस के साथ मेटल रिएक्ट करता है, साल्ट और हाइड्रोजन निकालता है। जैसे यहाँ पे भी एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन निकालता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं कि व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन्स, क्या कॉमन होता है सब में। तो जल्दी देख लेते हैं। ऑल एसिड्स हैव H प्लस आयन्स, जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें क्या होता है बेटा, H प्लस आयन्स होता है, याद रखिएगा। जबकि बेस में OH नेगेटिव आयन्स होता है। फिर से सुनेंगे, एसिड में कौन होता है बेटा, H प्लस आयन, और बेस में कौन होता है, OH नेगेटिव आयन्स। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो इजीली कि एसिड में H प्लस आयन्स और बेसिस में OH माइनस आयन्स होता है। आगे बात कर लेते हैं
एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, यदि वाटर के साथ रिएक्ट करे तब क्या होने वाला है, एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन। देखिए कभी भी H प्लस आयन एलोन एग्जिस्ट नहीं करता, अर्थात H प्लस आयन कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिल जाता है और क्या बनाता है स्टूडेंट्स, ये बनाता है आपका H3O प्लस, H3O प्लस। याद रखेंगे बेटा, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोनियम आयन। ये लिखा हुआ है हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं H3O प्लस। तो क्योंकि H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तो वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। तो एग्जिस्ट कौन करता है, H3O प्लस आयन। तो इसका मतलब जो भी एसिड होते हैं उनमें कौन से आयन होते हैं, हाइड्रोनियम आयन होते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हो हाइड्रोनियम आयन बनते हैं बेटा। अब बात आगे करते हैं, बेस व्हेन डिजोल्व इन वाटर, यदि बेस वाटर में मिलते हैं तो क्या देते हैं, OH आयन देते हैं। और यदि एसिड वाटर में मिलते हैं तो क्या देते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं। याद हो गया, एक बार रिपीट करेंगे, एसिड यदि मिलते हैं तो हमें क्या देते हैं, हाइड्रोनियम आयन। और यदि बेस मिलते हैं तो हमें क्या देते हैं, OH आयन। चलिए आगे बात कर लेते हैं, बेस, जो बेस सोल्यूबल होते हैं वाटर में, जो भी बेस सोल्यूबल होते हैं वाटर में उन्हें क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं स्टूडेंट्स। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। जो बेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं उन्हें एल्कली बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं, या आप वीडियो को पॉज करके। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो रहा है बेटा, जितने भी आपके चाहे वो एसिड या बेस, किसी को भी आप वाटर में ऐड करोगे तो वहाँ पे हीटेड होता है। तो इसका मतलब रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये याद रखना। एसिड को या बेस को किसी को भी आप वाटर में मिलाएंगे तो जो रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक होने वाली है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसलिए कभी भी आप एसिड में वाटर मत डालिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है, अचानक से हीट जनरेट होगी और जो है वो बर्न खतरा रहेगा, बर्न होने का खतरा रहेगा। ये लिखा हुआ है कि बर्न होने का खतरा रहेगा और जो आपके पास कंटेनर है वो टूट भी सकता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट डेवलप हो जाती है। तो हमेशा जब भी आपको डालना हो वाटर में थोड़ा थोड़ा आप एसिड डालिएगा या बेस डालिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। देखिए कभी भी आपको स्ट्रेंथ बतानी हो तो हम किसी इंडिकेटर के थ्रू बताते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होता है, ठीक है। कौन सा इंडिकेटर्स होता है वो, पीएच स्केल। पीएच स्केल पे बताते हैं कि कौन एसिड है या कौन बेस है। देखिए जब भी एसिड की बात करेंगे तो एसिड में H प्लस आयंस जो होते हैं हायर कंसनट्रेशन में होते हैं। याद रखेंगे, पीएच वैल्यू में ए स्केल फॉर मेजरिंग H प्लस आयन कंसनट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। पीएच स्टैंड फॉर प्रोटीजिनम, कहाँ से लिया गया है, प्रोटीन से लिया गया है, जो कि एक जर्मन वर्ड था और इसका मतलब होता है पावर। नेक्स्ट, अगर पीएच वैल्यू 7 है किसी की, ये याद रखेंगे, पीएच वैल्यू 7 है तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। यदि पीएच वैल्यू लेस देन है, मैं एक टेबल बनाता हूँ जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हैं बेटा, तो सिंपल आप यहाँ पे 7 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे 14 लिखेंगे। यदि आप चलेंगे 7 to 0 तो इधर तो आता है एसिड। क्या याद कैसे रखेंगे कि देखिए A फॉर एप्पल शुरू में आता है तो 0 आता है, और लास्ट में एक साइड में A है तो दूसरी साइड में B लिखेंगे, B फॉर बेस, A से B में जाना है तो 0 से 7 जाएंगे, तो 0 से 7 जाएंगे तो एसिडिटी घटेगी बेटा, एसिडिटी घटेगी। अर्थात एसिडिटी किधर से बढ़ती है बेटा 7 to 0। तो इसका मतलब 0 पर स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, 0 पर स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और 7 पर न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, न्यूट्रल होता है बिल्कुल, ना ही वो एसिड होता ना ही हमारा बेस होता। और 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो बेस की स्ट्रेंथ बढ़ती है, अर्थात 14 पर स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये सब आप चेकआउट करेंगे, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि एसिडिटी जो इंक्रीज होती है या एसिडिक नेचर जो इंक्रीज होती है वो 7 to 0 होती है, जबकि बेस जो इंक्रीज होता है वो
7 to 14 होता है। आई होप आप इन इम्पोर्टेंट फैक्टर को भी पढ़ ले रहे होंगे। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन कहीं इंक्रीज हो रही है तो आप कहेंगे कि एसिडिक नेचर बढ़ रही है। अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन घट रही है कहीं पर तो आप कहेंगे कि बेसिक नेचर जो है वो बढ़ रही है अभी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। पीएच वैल्यू हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, या आप इजीली पीएच सेंसिटिव जो आप कहते हैं कि आवर बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी वो विद इन द रेंज पीएच वैल्यूज़ की 7 to 7.8 होते हैं। इससे आप कह सकते हो कि हमारी बॉडी जो होती है वो बेसिक टाइप की होती है। कैसी? बेसिक टाइप की होती है। और जबकि जो एसिडिक रेन होती है वो उसकी वैल्यू जो होती है वो लेस देन 5.6 होती है। तो एसिडिक रेन की जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू ऑफ रेन वो 5.6 होती है, तो हम कहते हैं वो एसिडिक रेन है। पीएच ऑफ द सोइल, देखिए प्लांट्स जो कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, कुछ जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये सब कहाँ से लेते हैं? जो सोइल होती है, मिट्टी होती है, वहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा पीएच वैल्यू इन आवर डिजर्व सिस्टम। तो ये सब आप देख लेना, पढ़ लेना जल्दी जल्दी से। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, जैसे जो पीपल्स होते हैं उन्हें पेन होता है कब? वैन एंड जो एंटासाइड्स होते हैं यानी मिल्ड बेसिस लाइक मिल्क एंड पोटेशियम आप न्यूट्रलाइज एक्सीड कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आप बेटा देखना, इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कोई यदि आपको ड्यूरिंग इंडाइजेशन स्टोमक प्रोड्यूस मोर एसिड, कई बार आपको खट्टे अडकारे आते हैं तो उसकी वजह से पेन और इरिटेशंस हो जाता है। तो ये सब एसिडिटी के कारण होता है। स्टोमक में जो एसिड बनता है वो याद रखना, हमारे पेट में एसिड बनता है। और कौन सा एसिड बनता है? HCl एसिड बनता है जो डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। यदि यही HCl ज़्यादा मात्रा में बन जाए तो हमारे पेट में दर्द और इरिटेशन भी कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं पीएच वैल्यू। पीएच चेंज एज कोज ऑफ द टूथ डिके। देखिए अगर पीएच वैल्यू जो है एसिडिक नेचर की हो जाए आपकी, अर्थात लेस देन 5.5 रहे, याद रखना लोअर देन 5.5 रहे माउथ की, तो ये हमारे दांतों को हार्म्स करती है, नुकसान देती है, और दांत हमारे डिके होना अर्थात टूटना शुरू कर देते हैं। तो कैसे? क्योंकि हमारे दांत जो होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं, और कैल्शियम फॉस्फेट से बने होने के कारण ये स्ट्रॉन्ग होते हैं काफ़ी, और ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं करते। अगर इनका पीएच वैल्यू जो है वो 5.5 से कम हो जाए किसी तरह, लोअर देन 5.5, देन ये किसके कारण होता है बेटा? कुछ इसमें बैक्टीरियाज लग जाते हैं खाने के कारण, जो इसे रिग्रेडेशन करने लगते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं? पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट का। तो हमें पता हो जाना चाहिए कि एक्चुअल में एसिड को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो हमें बेस की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब टूथपेस्ट क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। ये याद रखना, टूथपेस्ट बेसिक नेचर का होता है, जो हमारे दांतों को डीके होने से बचाता है, अर्थात टूटने से बचाता है। ओके, कुछ और हैं ये फैक्टर, आप इनको भी देख लेना बेटा। पीएच ऑफ फॉर साल्ट मैं ऑलरेडी बता चुका। अगर आपको साल्ट का देखना है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो न्यूट्रल साल्ट होगा, तो उसका पीएच वैल्यू 7 होगा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक बेस को मिलाएंगे तो जो साल्ट बनेगा वो एसिडिक नेचर का होगा, उसकी पीएच वैल्यू लेस दैन 7 होती है बेटा। ये क्या है? लेस दैन 7, जैसे NH4Cl होता है। और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया और वीक एसिड है तो बेसिक साल्ट होगा, और उसकी वैल्यू पीएच की वैल्यू ग्रेटर दैन 7 होगा, जैसे CH3COONA। ये बेटा Na लिखा हुआ है, Na। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा केमिकल फॉर्म कॉमन साल्ट। याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि इसका जो है फॉर्मूला बताइए कौन सा है। जैसे पहला है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा? NaOH। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड अर्थात CaOCl2। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर होता है। बेकिंग सोडा NaHCO3। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, याद करेंगे सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है। वाशिंग सोडा जो होता है Na2CO3.10H2O अर्थात सोडियम कार्बोनेट ही होता है ये। और प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है बेटा कैल्शियम सल्फेट
हाफ H2O अर्थात CaSO4 डॉट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। चलिए अब ये बनते कैसे हैं, इनको बनने के लिए देखिए पहला जो प्रोसेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का, ये हमारा एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है। जब हम सेल के अंदर देखेंगे, आप डायग्राम से समझेंगे, जब एक साइड से तो हम NaCl जो है जिसे हम ब्राइन भी बोलते हैं, याद रखेंगे NaCl को यहाँ पे क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। तो जब NaCl को आप इसके अंदर डाल देते हो NaCl और इलेक्ट्रोलाइसिस में पास कराते हैं तो इसके आयंस जो है Na+ और Cl- जो है अलग अलग हो जाते हैं, और इसमें H2O भी डालते हैं हम, ठीक है, तो इसके भी आयंस अलग अलग हो जाते हैं। ये क्या आयंस बनाएंगे, OH- और H+। तो अब इसमें क्या होता है NaOH तो आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस ये गैस के रूप में निकल जाती हैं, दो गैस बन जाती हैं बेटा, ध्यान रखेंगे ये दो आपकी गैस बन जाएगी। तो जो कि H+ आयन जो होगी वो कैटायन से निकलेगी, क्योंकि H पॉजिटिव आयन थे तो ये किससे निकलते हैं, नेगेटिव कैथोड से निकलते हैं, और जो हमारी क्लोरीन गैस होती है जो नेगेटिव थी ये एनोड से निकलते हैं। तो याद रखेंगे ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से NaOH बनता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इनके कुछ इम्पोर्टेंट है यूजेस, या आप खुद पढ़ेंगे बेटा, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी बता देते हैं। नेक्स्ट है बेटा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड अर्थात CaOCl2। बनता कैसे है बेटा, जब आप क्लोरीन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हो तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है, प्लस वाटर निकलता है। ब्लीचिंग पाउडर देखिए कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ये सेल्फ ट्राई करना इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का बनने का प्रोसेस ध्यान रखेंगे बेटा, जब सोडियम क्लोराइड के साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया मिलता है बेटा तो आपका NaHCO3 मिलता है, NaHCO3 बेकिंग सोडा, और उसके साथ साथ अमोनियम क्लोराइड भी निकलता है। क्या है बेटा, अमोनियम क्लोराइड। तो जब सोडियम क्लोराइड के साथ वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलता है तो अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 अर्थात सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट निकलता है, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ओके, इट इज़ मिल्ड नॉन कोरेसिव बेस। कैसा होता है बेटा, नॉन कोरेसिव बेस, याद रखना नॉन कोरेसिव बेस होता है बेकिंग सोडा। और जब इसको गर्म करते हैं बेकिंग सोडा को तो दोबारा ये किस में टूट जाता है, सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है, वाटर में टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है ये। यूज़ सेल्फ ट्राई करना क्या क्या होते हैं यूज इसके। नेक्स्ट आगे देखते हैं वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O। देखिए रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जो अभी अभी सोडियम कार्बोनेट बनाया था उसका रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं हम, ठीक है, और इसे हम बेसिक साल्ट, इट इज़ ए बेसिक साल्ट। कैसा साल्ट होता है, बेसिक। तो Na2CO3 को जब 10H2O के साथ मिलाएंगे तो आप Na2CO3 10H2O, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल वाशिंग सोडा बोलते हैं बेटा। यूजेस देख लेना इसके, घरों में और इंडस्ट्रियल यूज में सारे काम आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम CaSO4 हाफ H2O के नाम से जानते हैं, अर्थात कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी यानी हाफ, हाइड्रेट यानी वाटर। और तो बनाते कैसे हैं बेटा, जल्दी से देख लेते हैं। ऑन हीटिंग जिप्सम, ये इम्पोर्टेंट है, किसको, जिप्सम को। ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम होता है बेटा ये जो हमारा पार्ट होता है CaSO4 डॉट 2H2O, इसको 373 केल्विन पर इट लॉस वाटर मोलिक्यूल्स, तो ये अपने वाटर मोलिक्यूल को लॉस कर देता है जब हम जिप्सम को, ये जिप्सम होता है बेटा, याद रखना जिप्सम CaSO4.2H2O। तो इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिसे POP भी बोलते हैं। इट इज़ द वाइट पाउडर एंड मिक्स ऑफ द वाटर, और जब इसको वाटर में मिलाते हैं चेंज टू जिप्सम, तो दोबारा जिप्सम में, तो ये बनता है दोबारा फिर जिप्सम में बदल जाता है। नेक्स्ट यूजेस मैंने कहा है, आप खुद ट्राई करेंगे। बस इसका एक यूज बता सकता हूँ, जो आप मतलब बोन होती है, हड्डी टूट जाती है तो वहाँ पे जो पाउडर लगता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है आपका। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अर्थात वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स मिले होते हैं। जैसे CuSO4 में 5H2O मिला देते हैं तो 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के मिलते हैं, जबकि आपका वाशिंग सोडा में जो है 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के मिलते हैं और इसमें जो है आपको 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के दिखते हैं। तो ये था बेटा पूरा चैप्टर। आई होप आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में हम MCQs इसके अपलोड करेंगे। सो थैंक यू।